नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव का पहला चरण उत्तर प्रदेश में होना। उत्तर प्रदेश की 8 बेहद ही महत्वपूर्ण सीटों पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि कल है, यानी महज एक दिन बचा है। तमाम दिग्गजों ने आज अपने अपने पर्चे दाखिल किए। मुरादाबाद से बीजेपी की तरफ से सर्वेश सिंह आज पहुंचे, तो उनके साथ भूपेंद्र चौधरी थे जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम अलग अलग इलाकों में मौजूद थे। ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए थे संजीव बालियान के नामांकन में। उन्होंने मुजफ्फरनगर से अपना पर्चा दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी इन 800 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। उसके लिए खास तौर से तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। अभी खबर मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं, यानी अब से 3-4 दिन बाद 30 तारीख को वो मेरठ पहुंचेंगे, जहां से अरुण गोविल मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं तो पहले चरण के जो 8 सीटें हैं जिस पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, वहां पर कौन कितनी मजबूत स्थिति में है और क्या भारतीय जनता पार्टी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या उसका कोई इंपैक्ट देखने को मिलेगा? जो कैंडिडेट दिए गए हैं वो कैसे हैं? इन तमाम विषयों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी मौजूद हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुपम जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें जिनमें पहले चरण में मतदान होना है, उसकी लड़ाई को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या विश्लेषण करते हैं आप इसका? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें मानस जी, तो फिर ये एक ऐसा इलाका हो जाता है, और खास तौर से जो सीटें अभी आपको प्रथम चरण में नजर आ रही हैं, ये वो सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी गठबंधन जयंत चौधरी के भरोसे था। अब ऐसे में जयंत चौधरी का निकल जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें तमाम मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। आप बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट्स जीत देख रहे हैं। पीलीभीत का एक मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ, और अभी सूत्रों के हवाले से वरुण गांधी ने शायद तय कर लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी मान के चल रही थी कि वरुण गांधी स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी उनको बाहर से समर्थन दे पाएगी। पर अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से माना जा रहा है कि साहब मेनका गांधी और वरुण गांधी ने कहीं ना कहीं इस बात पे सब्र कर लिया है कि मेनका गांधी चुनाव लड़ेंगी और ये मेनका गांधी का आखिरी चुनाव होगा। और वरुण गांधी भी शायद इसलिए तैयार हो गए हैं कि उनको मेनका गांधी की विरासत मिल जाएगी इसके बाद, क्योंकि वरुण गांधी के पास भी कोई जगह बची नहीं। मानस भाई, आप इस तरह देखिए कि उन्होंने बीच में कहा था कि मैं कांग्रेस में जाना चाहता हूँ, और राहुल गांधी जो कि हर बयान हर सवाल का जवाब ये कह के टाल देते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछिए, वो पार्टी प्रेसिडेंट हैं। जब वरुण गांधी के बारे में पूछा गया, उन्होंने 2 टके की जवाब दे दिया कि साहब वरुण गांधी को अब कांग्रेस में उनकी कोई जगह नहीं बनती। तो कांग्रेस में उनकी जगह बनती नहीं। वरुण गांधी अपने आप को संजय गांधी का पुत्र, नेहरू गांधी डायनेस्टी का प्रतीक, बड़ा नेता मानते हैं। उनको लगता था योगी आदित्यनाथ की जगह उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। नाराजगी की वजह यही है। तो ऐसे में अखिलेश यादव का नेतृत्व वो स्वीकार करेंगे नहीं। अगर वो वहां से स्वतंत्र भी खड़े हो जाते हैं तो 2 परिस्थितियां बनेंगी। पहली तो ये कि वो तो हार ही जाए, वो भाजपा को भी ना हरवा पाए, और दूसरी ये कि वो हार जाए, भाजपा को भी हरवा दें। इन दोनों ही परिस्थिति में वरुण गांधी को कोई फायदा नहीं होने वाला था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उन्होंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है और पार्टी उनको दूसरा मौका देगी, बशर्ते वो इस समय सब्र करके देख रखे। उसके बाद अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों को आप देखते हैं तो ये वही सीटें हैं जिनको मैं अक्सर कहता हूँ कि शाहजहांपुर से आगे यादव पॉपुलेशन नहीं मिलती। यहाँ पे अगर कोई गठबंधन सही में काम आता है तो या तो भाई जाटों का और गुजरों का आता है, और नहीं तो आपको दलित और मुसलमान नजर आते हैं। बल्कि तमाम सीटों पे आप देखेंगे कि दलित और मुसलमान अपने आप में इतना ज्यादा प्रभावी हैं कि 50% के मार्क को वो सीधे क्रॉस कर जाते हैं। केवल 2 समुदाय मिलके, दलित और मुस्लिम, उन्हें किसी और के वोट की जरूरत ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी को वोट करता रहा। खासतौर से इधर इसलिए भी करता रहा क्योंकि उनके साथ जयंत चौधरी रहे, तो उनको लगा जाट मुस्लिम और ये सब कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब आपको जयंत चौधरी साथ में नजर नहीं आ रहे हैं। तो दलित इस समय मुसलमान क्या बसपा के साथ जाएगा या फिर वो सपा गठबंधन के साथ ही रहेगा? कांग्रेस के प्रति जो उसका रुझान देखा गया है, क्या वो सपा और कांग्रेस गठबंधन के साथ रहेगा? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा मानस जी। जी, अच्छा, हम बात करते हैं संजीव बालियान है, मुजफ्फरनगर से हैं। सर्वेश सिंह जो मुरादाबाद से उम्मीदवार बनाए गए, उनके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी कि शायद इस बार उनको मौका नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी।
इन दो सीटों को अगर हम देखें तो आपको क्या लग रहा है कि मुरादाबाद से सर्वेश सिंह और मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान ये कितने मजबूत आपको कैंडिडेट्स नजर आते हैं? देखिए, जहां तक मुजफ्फरनगर का सवाल है, मैं तो मानता हूं कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा असर किसी का है मानस भाई, तो हम्म, आप मान के चलें कि वो मुजफ्फरनगर का ही है। उस मुजफ्फरनगर दंगे का है, जिसके बाद से हालात इस कदर बदल गए कि आज तक सामान्य नहीं हो पाए। आपने देखा है वो एक जो किसी जमाने में चौधरी चरण सिंह ने एक अजगर करके एक फॉर्मूला बनाया था, जिसमें वो जाट मुस्लिम सबको साथ लेकर आए थे, तो वो एक हम्म, जो खाई पड़ गई है, वो खाई अभी तक आपको मिटती नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो हम्म, ये किसान आंदोलन होता है, दो बार हुआ, और दोनों बार उसका असर असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। लेकिन आपने इस बार देखा होगा, इस बार जब किसान आंदोलन हुआ मानस भाई, तो राकेश टिकैत लगातार बयान देते रहे, लेकिन आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश से कोई टोली जाती नजर आई? कोई टोली नहीं गई। तो इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जयंत चौधरी को भी है। इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट इस बात के लिए भी है कि साहब, आप आप इस बार जो किसान आंदोलन था वो अपने आप में उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। और आपने देखा कि सिवाय पंजाब के, उसमें हरियाणा से भी किसान नहीं गए, तो पश्चिमी उत्तर हम्म, प्रदेश में नहीं। लेकिन मुजफ्फरनगर में आपने देखा कि किस तरह मतलब अजीत सिंह, हालांकि कम मार्जिन से, लेकिन उसके बाद भी अजीत सिंह की आपने हार देखी, और अच्छी हार देखी। अब इस बार जी, समाजवादी पार्टी ने वहां से एसटी हसन को खड़ा किया है, और भारतीय जनता जी, पार्टी फिर से सर्वेश सिंह को ले आई है। तो और सर्वेश पिछली बार उन्होंने जब चुनाव जीता तो अच्छे 43-44% से जीता था। तो आप मान के चलें कि पिछली बार उसका चुनाव था, जिसे कहना चाहिए महागठबंधन का। और 2014 का इलेक्शन था, वो डेफिनेटली एक वेव में था, दंगे की उसमें भी था, और वेव भी थी एक समय मोदी की। 2019 में आपने देखा महागठबंधन भारी पड़ गया। पर आज जबकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एकदम अलग लड़ रहे हैं, और जयंत चौधरी आपको एनडीए में शामिल नजर आ रहे हैं, मुझको लगता है मुरादाबाद में इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा डेफिनेटली भारी रहेगा 2014 की अच्छा, ये कहा जा रहा था कि जो ये 8 सीटें हैं इसमें दलित और मुस्लिम इस गठजोड़ के सहारे अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर के यहाँ पर बीजेपी के लिए एक चुनौती पेश कर सकते हैं। देखिए, इमरान मसूद को भी मैदान में उतारा गया, लेकिन इन इलाकों में अगर बसपा की भूमिका को देखा जाए तो क्या बसपा इंडिया गठबंधन को नुकसान करती नजर आएगी, या आपको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा अगर वोट काटने की स्थिति में आती है? और क्या बीएसपी को आप इन इलाकों में कहीं मजबूत पाते हैं कि वहां से भी वो एक आध सीट निकालने की स्थिति में बनेगी? देखिए, मेरा अपना मानना है कि इस बार जो बसपा ने वो किया है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपको ऐसा नहीं कि उन्होंने भाजपा को या फिर किसी और को, आपको हर पार्टी उसमें डैमेज होती नजर आ रही है, हर पार्टी डैमेज होती नजर आ रही है। वो कहीं कहीं पे आपको भाजपा को डैमेज करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं कहीं आपको ये सपा गठबंधन को डैमेज करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स खास तौर से उतारे हैं, एक बात मेरा अपना बहुत मानना है मानस भाई कि कौन क्या कहता है मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव दलित वोटों के सौदागर नहीं है, चाहे वो कुछ कह ले। इनफैक्ट ये दलित वोट थे जो 2022 में तेजी से भाजपा की तरफ भागे, केवल अखिलेश को सत्ता में आने से रोकने के लिए। तो जो जी, वोट भाजपा में जा सकता है सिर्फ इसलिए कि अखिलेश यादव सत्ता में नहीं आए, वो वोट समाजवादी पार्टी के बस का नहीं है। हालांकि उन्होंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने तीन तीन, अयोध्या समेत तीन तीन जनरल सीट पे दलित उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि मुझे ये भी समझ नहीं आता कि जब बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार उतारती है, वो भी मुस्लिम बाहुल्य सीट पे, तो आप कहते हैं कि साहब बी टीम है, मुस्लिम वोट काट रही है। पर अखिलेश यादव जब जनरल सीट पे दलित उम्मीदवार उतारते हैं, तो उनको कोई बी टीम क्यों नहीं कहता मानस भाई कि आप जनरल सीट पे दलित उम्मीदवार उतार उतार के आप बीएसपी को वोट काट रहे हो? तो मेरी समझ के बाहर है। लेकिन मेरा अपना मानता हूं कि अखिलेश यादव दलित वोटों के सौदागर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय को यह समझाना चाह रही है कि साहब दलित और मुस्लिम वोट मिलके नौका पार हो जाएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, बहुजन समाज पार्टी बहुत देर से एक्टिव हुई है मानस भाई। अगर इसके पहले पिछले 5 साल में उन्होंने अपने पार्टी के अंदर मुस्लिम नेतृत्व को और मुस्लिम नेताओं को डेवलप किया होता, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेफिनेटली उन्हें उनका बहुत फायदा मिलता।
ले दे के आपके पास जो एक नेता थे, आपने देखा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहले भाग गए, गुड्डू जमारी अभी चले गए, तो जो कुछ थे भी आपके पास मुस्लिम नेता, हालांकि देखिए बसपा से अच्छे मुस्लिम सांसद लगातार होते रहे। 2014 में जब बसपा शून्य में गई उसको छोड़ दें, तो वरना बसपा ने हमेशा मुस्लिम सांसद दिए हैं। इनफैक्ट 2014 में एक भी मुस्लिम सांसद चुन के नहीं आया, लेकिन जब जी बसपा साथ आई तो आपने देखा 5 मुस्लिम सांसद आ गए। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन अब ये देखने की बात होगी कि वो इस चुनाव में दलित और मुस्लिम गठबंधन बना पाते कि नहीं, क्योंकि अब तक तो ऐसा गठबंधन नहीं बन पाया। क्योंकि मेरा मानना है कि सीटें ऐसी है मानस भाई, कि अगर दलित और मुसलमान वोट दे दे तो तुमको तीसरा वोट ही नहीं चाहिए ना, वो सीधे 50% का, कहीं कहीं तो ये आंकड़ा 60-65% चला जाता है। तो जी उसके जी। बाद तो किसी और की जगह ही नहीं बनती। पर अभी तक तो किसी चुनाव में हमने ऐसा देखा नहीं मानस जी। अच्छा, एक अंतिम सवाल अनुपम जी, जो 8 सीटें जिसमें पहले चरण में मतदान होना है, इसमें आप किसको कितना देते हैं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जयंत चौधरी के जाने के बाद पलड़ा डेफिनेटली भाजपा की फेवर में बहुत ज्यादा चला गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं दोबारा दोहरा दूं कि वो सीटें हैं जहां पे आपको ज्यादा वोट नहीं मिलता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भी ऐसा कोई वोट नहीं है। ऐसे में जी कांग्रेस और सपा गठबंधन वहां कितना कमाल कर पाएगा। और जब त्रिकोणीय चुनाव हो जा रहा है कि कांग्रेस और सपा भी आपको एक तरफ नजर आ रही है, एक तरफ बसपा भी आपको नजर आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें भाजपा को एक बड़ा स्तर का फायदा आपको होता नजर आता चलिए, बहुत शुक्रिया अनुपम जी, आपसे आप इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले चरण की बात हम लोग कर रहे थे कि पहले चरण की जो 8 सीटें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, तमाम दिग्गज हैं वहां पर मैदान में, इमरान मसूद से लेकर के और संजीव बालियान तक, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने अपने सियासी दलों से ताल ठोक रहे हैं। नतीजे तो बाद में ही मालूम पड़ेंगे, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प है। चलिए, इस चर्चा को आज यही समाप्त करते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।